वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों से बेहद मजबूती के हैं संकेत फेड की अहम बैठक के बाद। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। ढेरों चीजों पर करनी है अनिल जी से बात, समझना है इस फेड के एक्शन को। आज वीकली एक्सपायरी की करनी है तैयारी एंड ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट की भी राय आपसे लेनी है। सर बताएं आज के बड़े ट्रिगर्स अमेरिका से आते दिख रहे हैं दीप, और बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं। फेड की मीटिंग में वो सब कुछ हुआ जो बाजार उम्मीद लगाकर बैठा था और वैसा का वैसा हुआ, स्क्रिप्टेड जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल फेड चेयरमैन ने वही सब कहा विजय से विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद अच्छी खासी मजबूती अमेरिकी बाजारों में दिखी, चाहे वो डाउ पर देखें, नैस्डैक पर देखें या फिर चौतरफा खरीदारी। आज सुप्रिया लाइफ साइंसेज का आईपीओ बाजार में खुलने जा रहा है, इसका विस्तार से करेंगे विश्लेषण। और एक बड़ी ब्लॉक डील आज होने की तैयारी में है और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां उनके प्रमोटर समीर गहलोत अपनी 11% हिस्सेदारी, लगभग आधी हिस्सेदारी कंपनी में बेचने के लिए आज है तैयार। इसका भी पूरा विश्लेषण आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा बस थोड़ी देर में। तो ढेर सारा एक्शन है, तैयार हो जाइए। बिल्कुल, तो ढेर सारा एक्शन है और तैयार हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स सर, बात तो बड़े एक्शन की करनी है जो ये फेड ने किया है। टेपरिंग पर बाजार ने रिएक्ट नहीं किया, टेपरिंग बढ़ाने पर बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। अब तो कह रहे हैं रेट्स भी बढ़ा रहे हैं और डाउ डेज हाई पर बंद होता है। तो डॉक्टर जेरेमी पॉवेल ने पेशेंट अमेरिका की इकोनॉमी को पूछा कि क्या आप चुस्त दुरुस्त हैं, और बिल्कुल हैं। क्या आपकी दवाएं बंद कर दी जाए? बोले जी हाँ, हम तैयार हैं। क्या आपकी दवाएं बंद करने के बाद भी आप दौड़ भाग सकते हैं? तो उनका हाँ, हम अब न दौड़ भाग सकते हैं बल्कि टूर्नामेंट खेलने के लायक भी हो गए हैं। एक साथ सब कुछ करने के बावजूद अगर अमेरिकी बाजारों में जोश है, तो जोश इस बात का है कि जेरेमी पावेल साहब अमेरिका के इकोनॉमी की मजबूती देख रहे हैं और वो मजबूती बाजार समझ रहा है। वो मजबूती नजर आ रही है कंपनियों के नतीजों में, वो मजबूती नजर आ रही है इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए आंकड़ों में, वो मजबूती नजर आ रही है अमेरिका के कंज्यूमर्स जिस तरह से खर्चा कर रहे हैं, वो मजबूती नजर आ रही है बेरोजगारी के घटते हुए दावों में, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अमेरिकी इकोनॉमी की मजबूती दिखा रहे हैं। उस मजबूती के दम पर ही फेड चेयरमैन इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं कि जहां मतलब 2022 में ये था कि ब्याज दरें बढ़ेंगी भी कि नहीं बढ़ेंगी, वहां उन्होंने सीधा 3 बार बढ़ाने की बात की, उसके बावजूद किसी को डर नहीं। बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी बात है कि जो टेपरिंग की गति है वो दुगुनी कर दी है और मार्च 2022 तक तो खत्म। मतलब आप मार्च 2022 के बाद इसका मतलब कैसे है आम भाषा में जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि कोविड के पहले जो इकोनॉमी थी बिल्कुल मार्च 2022 के बाद कोविड के पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगी। किसी तरह के सपोर्ट की, किसी तरह के सहारे की जरूरत नहीं अमेरिका के सेंट्रल बैंक से, अमेरिका का आरबीआई, यूएस फेड, ये समझ लीजिए। तो मार्च 2020 में जब कोविड आया, कोविड की वजह से सब कुछ ठप हुआ, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने, अमेरिका के आरबीआई ने जमकर पैसा डाला। लीजिए जितना चाहिए लीजिए, हम लगातार देते रहेंगे, आप पैसे की कमी नहीं आने देंगे। अब मार्च 2022 पर आ रहे हैं, ठीक 2 साल में अमेरिकी फेड ये कह रहे हैं कि अब आपको कोई सहारे की जरूरत नहीं, आप पहली वाली सिचुएशन में आ चुके हैं, जैसे पहले थे वैसे अब है। बस इससे बढ़िया क्या चाहिए? हम सब लोग प्री कोविड लेवल ही तो देखना चाहते हैं, प्री कोविड टाइम ही तो चाहते हैं एग्जैक्टली कि भाई वापस से लाइफ बैक टू नॉर्मल वैसी हो जाए, और वही अमेरिकी बाजारों को सबसे ज्यादा पसंद आया। अब इसमें दूसरी राय भी होती है, हर एक एक्शन के पीछे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और मैं इसलिए कल ये बात कर रहा था कि ज़्यादा संभावना, कल हम अमेरिकी बाजारों को लेकर बुलिश भी थे कि मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार यहाँ से घूम जाने चाहिए, क्योंकि फेड जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी करेगा, उससे बाजार पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली वैसा होता दिखाई दी। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव यह है कि धीमे धीमे सिस्टम में से लिक्विडिटी कम होगी, तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़कर आई, वो सस्ते पैसे की वजह से आई है। तो अगर आप सस्ता पैसा बाजार से निकाल रहे हैं तो नेचुरली थोड़ी लिक्विडिटी टाइट होती है। लिक्विडिटी है ना इकोनॉमी में ऑक्सीजन की तरह है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे आसपास ऑक्सीजन है, हम ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं, दिखती नहीं। करेक्ट। आप मतलब देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते, लेकिन हर वक्त हर सेकंड उसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल। बाजारों में भी, सिस्टम में भी लिक्विडिटी की अहमियत वही है, ऑक्सीजन की तरह, दिखती नहीं है, लेकिन हर सेकंड उसकी जरूरत है, उसके बगैर आपका काम चलता नहीं। तो अगर आप लिक्विडिटी खींचते हैं तो नेचुरली कहीं कहीं उसका असर तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरी सप्लाई बंद करें कि अब आप मतलब वो सिलेंडर हटा रहे हैं ऑक्सीजन का जो लगा हुआ है, पूरी ऑक्सीजन बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। एक दूसरा, ब्याज दरें बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ हो ना हो, अमेरिकी बाजारों में, डेवलप मार्केट में एसेट एलोकेशन बहुत स्ट्रांगली होता है। अगर ब्याज दरें थोड़ी भी कम ज्यादा हो तो इक्विटी से डेट में, डेट से इक्विटी में, एक से दूसरी एसेट क्लास में वहां पर इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से स्विच करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बदलते हैं। तो बढ़ती हुई ब्याज दरें
नेचुरली कंपनियों की कमाई कम करती है। यस सर। लोगों का खरीदने का जो पावर है, ताकत है, वो कम होता है। कंज्यूमर की स्पेंडिंग वो कम करती है जी। और इक्विटी से पैसा डेट में शिफ्ट होता है। तो ये दो ट्रिगर जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है अगर आप नेगेटिव साइड में देखने को मिले। लेकिन इसका असर आमतौर पर जो देखा गया है अमेरिकी बाजारों में कि जब जब भी ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है तो 9 से 12 महीने तक तो कम से कम अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं। और ब्रॉडर मार्केट में देखें तो 2 से 3 साल तक की तेजी फिर भी रहती है, तब जाकर ब्याज दरें टॉप आउट होने लगती है, जैसे कि 2024 में होगी शायद, और तब वहाँ से फिर बाजार आपको थोड़ा खराब होते दिखे। तो अब भी ओवरऑल कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स के बीच में ज़्यादा संभावनाएं इस बात की बनती है कि बाजार मजबूत रहने चाहिए, थोड़ी और तेजी दिखेगी। जब तक कंपनी की कमाई आती रहेगी तब तक बाजार के लिए नीचे की रिस्क कम है, खत्म तो नहीं होती, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं। एक जो माइक्रो व्यू रखने वाले जो कंपनियों की कमाई को देखकर तेजी करना चाहते हैं, दूसरे जो मैक्रो व्यू रखने वाले इन्फ्लेशन के डेटा को और टेपरिंग को हटते हुए देखकर नेगेटिव व्यू रखना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में कश्मकश चलेगी और ये कश्मकश ही हमें रोज एक्टिव रखेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, यही लाइफ है। 3 दिनों से तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव रखा हुआ है सर। मजा आता है, लेकिन मजा आता है सर। हाँ, वही आप कह रहे हैं, उतार चढ़ाव वाला बाजार हो तो फिर एक्शन भी अच्छा रहता है। पर ये आपने एक डायरेक्शनल व्यू से हमें समझा दिया इसका इम्पैक्ट, पर एक नियर टर्म या फिर एक पोजिशनल व्यू से अगर इसे समझना चाहें तो एफआईएस की हमने जो भारी बिकवाली देखी है सितंबर ऑनवर्ड्स, जब से ये टेपरिंग की बात शुरू हुई थी, ऑलरेडी काफ़ी बिकवाली हो गई है। अब जो फेड ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि देखिए 2-2.5 साल तक ये हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, ये हम इन्फ्लेशन के टारगेट है, ये हमारी रेट्स के हक है, ये हमारा स्टिमुलस है। वो क्लैरिटी आने के बाद कि ये जो एफआईएस की भारी बिकवाली हो रही है, क्या ये बदलेगी कि उन्हें अब पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है? नहीं। और इसका ये सवाल बहुत अच्छा है और आई एम ग्लेड कि आपने ये सवाल पूछा मुझे। इसका जवाब अलग तरीके से दिया। अच्छा, फेड ने तो आज फैसला लिया है और फेड ये फैसला लेगा, दो हफ्तों से बाजार में व्यू बना था जी। लेकिन एफआईएस तो पहले से बेच रहे हैं और दबाकर बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज बहुत क्लियर है जी, जब S&P लाइफ हाई बना रहा है, डाउ नैस्डैक लाइफ हाई के आसपास है, तो फिर भारतीय बाजारों में क्यों इतनी बिकवाली? करेक्ट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि जो बिकवाली हो रही है वो हमारी वजह से है। अच्छा, ये फेड की वजह से? फेड की वजह से नहीं। ओके, मैं ये मानता है। और हमारी वजह से तो हमारे ऐसा क्या बिगड़ गया? करेक्ट। ऐसे देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिल्कुल। हमारी कंपनियों के रिजल्ट पिछली तिमाही के बहुत शानदार है, अच्छे रहे। अब कमोडिटीज के दाम कम हो गए तो थोड़ी बहुत जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जिनकी कम हो रही थी वो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो कंपनियों की कमाई भी खराब नहीं हो रही। तो फिर बिगड़ा क्या है? बिगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बिगड़ने का डर है और वो डर एफआईएस को बेचने के ऊपर मजबूर कर रहा है। जो किसी को नहीं दिख रहा वो क्या है? वो है बढ़ती हुई महंगाई। राइट। आज हमारा इन्फ्लेशन भले ही 5% के आसपास है जी, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन अगर एफआईएस के हिसाब से आप सोचें देखें तो उनके हिसाब से 7 से 8% के इन्फ्लेशन पर हम हैं, जो आज हम नहीं देख रहे हैं, आंकड़ों में नहीं दिख रहा। और अगर आपका इन्फ्लेशन 7 से 8%, देखिए फेड ने क्या किया है, फेड ने सिर्फ एक ही चीज की वजह से ब्याज दरें बढ़ाना का सोचा है, इन्फ्लेशन। करेक्ट, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, भले ही वो सोचें कि कम होगा लेकिन बहुत ज्यादा है। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ है जो हमारे आंकड़ों में नहीं दिख रही। और अगर इन्फ्लेशन हमारा रियल इन्फ्लेशन 7-8% है, अगर रियल इन्फ्लेशन है जो एफआईएस कर, मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं, वो डेटा जो है हम तो वही बात करेंगे, डेटा अगर 5% है तो हमें 5% मानना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच सकता हूं कि मेरे हिसाब से क्या इन्फ्लेशन है, या एफआईएस सोच सकते हैं उनके हिसाब से क्या। मैं एफआईएस के बेचने के पीछे की माइंडसेट आपको बता रहा हूं। एफआईएस के पीछे के बेचने की माइंडसेट ये है कि उन्हें लगता है इंडिया में जो रियल इन्फ्लेशन है वो नहीं है जो दिख रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा है। और अगर उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन है और ये इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कम होने के संकेत नहीं है, तो आरबीआई बहुत लंबे समय तक ब्याज दरें होल्ड नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आग में घी डालने का काम अब फेड कर रहा है। अगर ग्लोबली ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आते हुए दिखेंगे तो फिर आप कब तक बचे रहेंगे? और एक चीज और, तीसरी चीज है दीप उसमें कि आप ब्याज दरों के मामले में लाइफ टाइम लो पर हैं जी। सो लाइफ टाइम लो से नीचे जाने की जो गुंजाइश है वो कम है, ऊपर आने की संभावनाएं भी उतनी ही है। बिल्कुल करेक्ट। सो मेंटेन रह जाए तो अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया में एफआईएस की बिकवाली है, जो मेरी समझ से, जो मुझे समझ में आता है, वो उन बढ़ती हुई ब्याज दरों के खतरे से है, जिसके चलते एफआईएस ये सोचते हैं कि अगर आरबीआई आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 3 महीने 6 महीने बाद जब ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करेगा तो उसकी दिक्कत होगी। और एक और चीज इसके साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आप एकदम 100% मेरे इस तर्क से सहमत होंगे, रुपए की कमजोरी भी इसी वजह से। अगर 76 के नीचे रुपया आता हुआ दिख रहा है डॉलर के सामने, तो ये दोनों फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि, और जब तक इनमें बदलाव नहीं हो एफआईएस बहुत, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बहुत बेच दिया, अब बेचने के लिए लेवल्स या फिर क्वांटिटी, भाव और
आपके पास माल दोनों होना चाहिए अच्छे, तो वो कम हो जाएगा तो नेचुरली आपका प्रेशर कम होगा। और दूसरा हमारे पास हमारी लिक्विडिटी है जो सोक कर रही है, जो ले रही है इसको, वो एक अलग बात है। बट एफआईएस का नजरिया जो है बाजार पे खराब होने के पीछे या बेचने के पीछे, ये दो कारणों को मिलाकर है, और सबसे बड़ा कारण उसमें इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो हमारी भी चिंता है अभी एफआईएस को तो हमें तो नहीं है बट मार्केट के हिसाब से तो रखनी पड़ेगी। हम तो अभी तक, और आई एम श्योर मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इस चीज़ की बात की नहीं होगी कि एफआईएस की बिकवाली के पीछे एक बड़ा जो कारण ये हो सकता है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो आपने एक डायरेक्शनल व्यू समझा दिया लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, नियर टर्म व्यू के हिसाब से। आज के हिसाब का व्यू बताएं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, तो संकेत क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर ही हैं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, कल भी थे। सेंटिमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है आज फेड की वजह से, और ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। 17,200 17,225 दिन के लिए सपोर्ट जोन, इसके नीचे 17,075 17,175 आएगा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 17,325 17,375 कहीं न कहीं हम इस रेंज में खुलने चाहिए, वहाँ वक्त बिताएंगे। और उसके बाद 17,425 17,475 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। इस रेंज में निफ्टी मिलता है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही करनी चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स को शॉर्ट्स भी, दोनों काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 36,525 36,625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो हम इस हफ्ते अब तक होल्ड करते आए हैं। बिल्कुल नीचे जाएंगे नहीं, फिर भी रेंज नोट करके रखना जरूरी। 36,200 36,375 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ऊपर कितना जा सकते हैं? 37,050 37,150 इस रेंज में हम खुलेंगे, और ऊपरी तरफ उसके पार निकलने पर 37,275 37,375 का टारगेट बनता है। फाइनल टारगेट 37,500 550 के। अंडरस्टूड सर, ठीक है। अब बात करते हैं डे रेंज की। डे रेंज 17,225 17,325 छोटी रेंज, 17,175 17,375 मीडियम, 17,150 17,425 की बड़ी रेंज के तौर पर। 36,625 37,050 बैंक निफ्टी की छोटी रेंज, 36,525 37,150 मीडियम रेंज, और 36,375 से 37,275 900 पॉइंट की बड़ी रेंज। अंडरस्टूड सर। कल वही सेकंड हाफ में जो हुआ उसके हिसाब से एफआईएस की पोजीशन क्या है? पीसीआर और घट के आया है सर, कैसे देखें सर? एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 1% घटी है, 56% कंफर्टेबल सिचुएशन में आ रहे हैं। 55-56% के नीचे आने पर एफआईएस की बिकवाली थमती है। अब वो 56 पे थम जाए, 52 पे थमे, 50 पे थमे, वो देखने वाली बात है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बिकवाली इंडेक्स में अब उनके लिए करने के लिए बची नहीं है। 70 के ऊपर आपको कॉशियस होना है। जब इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की 70% प्लस हो जाए तो वहाँ पर आपको डरना है। 55% के आसपास आ जाए तो वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाना है कि डाउन साइड रिस्क ज़्यादा नहीं है, यानी कि इस मार्केट में आपको 200-250 पॉइंट से नीचे की रिस्क अब नहीं है। ये आप मानकर चल सकते हैं 17,220 की कल की क्लोजिंग से, ठीक है ना। पुट कॉल रेशियो 100% ओवरसोल्ड है, और कल भी ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में आपको एक रिकवरी मिली शानदार, परसों भी मिली। और जब कल सुबह हमने कॉल भी दिया था निफ्टी खरीदने का, उसके बाद आपको लगभग 100-125 पॉइंट मिले भी वहाँ से। और आज भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। अब वो ओवरसोल्ड में यही है कि कल आपको अच्छा मौका मिला सुबह के गैप से नीचे में आने के बाद खरीदने का, आज सीधा ऊपर खुलेगा। अब ये हमारी इच्छा पे तो नहीं हो सकता ना कि मार्केट बिल्कुल लोएस्ट पे खुले, टॉप पे बंद हो और हमें सारा करने का मौका मिले। तो इसी के लिए रिस्क है। अगर कल जो लोग रिस्क लेकर गए उन्हें आज रिवॉर्ड है अगर खरीदारी की, और जो जिन्होंने कल शॉर्ट की रिस्क ली उनके लिए आज मुश्किल वाला मामला है। इसलिए कल 3:30 बजे हम बात भी कर रहे थे कुछ बड़ा होने की तैयारी में, और ज़्यादा बड़ा होने के चांस ऊपर की तरफ के हैं जो होता दिख रहा है। तो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। विक्स ठीक है, 1.5% कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए निचले स्तरों से आज फिर से एक बार सपोर्ट आते हुए आपको दिख सकता है। क्या करना है सर मौजूदा पोजीशंस पे? 17,150 डे ट्रेडर्स और पोजिशनल दोनों के लिए एक ही स्टॉप लॉस। 36,500 बैंक निफ्टी पर डे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए एक ही स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस मैंने रिवाइज किया है, एक ही रखा है 17,425 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। पहले क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दीप हमने 17,525 रखा था, लेकिन फेड की बैठक के बाद वो 17,525 वाला स्टॉप लॉस 17,425 कर दिया है। वो डे ट्रेडर्स के लिए भी यही है, क्लोजिंग भी है। बैंक निफ्टी पर डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 37,150 है, क्लोजिंग बेसिस पर 37,300 है। कल के स्टॉप लॉस में आज भी कोई बदलाव नहीं है। अब आइए नई पोजीशन। बैंक निफ्टी का आई थिंक लॉन्ग पोजीशन रह गया। लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस 36,500 कल ही वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं। ठीक है सर, नई पोजीशन। खरीदे निफ्टी 17,150 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है।
17,300 पहला टारगेट होगा, 325 दूसरा, ये दो छोटे टारगेट। मीडियम टारगेट 375 400 और बड़ा टारगेट 425 तक का बनता हुआ दिखेगा। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, 17,375 17,475 की रेंज में जरूर बेचें। जितना 17,475 के आसपास बेच पाएंगे तो बढ़िया। अगर आपको टुकड़ों में बेचना है, एक 375 पे बेचिए, दूसरा 425 पे बेचिए, तीसरा 475 पे बेचिए। 550 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे के टारगेट 325 300 225 200, बस ये टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर बेचना ही चाहते हैं तो आपका स्टिक स्टॉप लॉस 17,425 है। गैप अप ओपनिंग समझिए आपकी 17,375 मिल गया, गैप से 17,350 मिल गया और आपको बेचना है, तो फिर 17,425 आपका स्टिक स्टॉप लॉस है। उसके ऊपर निकले, थैंक यू वेरी मच, काट लीजिए। टारगेट क्या बनेगा? 225 200 175 150, बस ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है गैप अप ओपनिंग पर बिकवाली। ठीक है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। खरीदने की एक जो रेंज जो 2 दिन से दे रहा हूँ, परसों तो काम आई, कल नहीं काम आई, कल वहां तक पहुंचे नहीं। एक बार फिर से नोट करके रख लें, कभी भगवान जाने आज एक्सपायरी का दिन है, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जा रहा है, उस रेंज तक बैंक निफ्टी पहुंचे तो बैंक निफ्टी खरीदना है 36,525 36,625 की रेंज में। टारगेट स्टॉप लॉस 36,350 का होगा, 36,800 36,900 37,050, खाली 3 टारगेट है। 3 काफी है। हाँ, काफी। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग से दी है मैंने बैंक निफ्टी खरीदारी की किराए, जो आपके काम आएगी। वो है 36,700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना। इसके टारगेट ज़्यादा हैं, 36,900 37,050 37,100 37,275 375 और 37,450 तक के फाइनल टारगेट के लिए। यानी 37,500 तक की यात्रा है। अगर बन गई तेजी तो वहाँ पर आपको सब कुछ बेचना है। और इसीलिए जो शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए शॉर्ट करने की राय है 37,275 से 37,375 की रेंज। अगर बैंक निफ्टी पर वहाँ पहुँचते हैं हम तो वहाँ ज़रूर शॉर्ट करें। और स्टॉप लॉस लगाइए आप 37,600 का। टारगेट बनेगा आपका 37,150 37,050 36,900 और 36,825। ये 4 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली, ये ध्यान में रखें आप बैंक निफ्टी के लिहाज से। और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, वैसे तो ना करें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी एक मैं रेंज आपको दे देता हूं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करने की राय है 37,050 37,150 की रेंज में। 37,300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 36,900 36,825 36,750 और 36,625 और 525 तक के टारगेट के लिए अगर एग्रेसिव ट्रेडर। लेकिन मूड माहौल को देखते हुए आज शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर उस समय आप देख लें ग्लोबल माहौल कैसा है, अपनी स्ट्रेंथ कैसी है, निफ्टी कैसा कर रहा है, उस लिहाज से आप एक्शन लें। ये है सारे लेवल्स आपके लिए। अग्रेसिव ट्रेडर्स दोनों तरफ के मौके बैंक निफ्टी में आपको मिलेंगे। अग्रेसिव सेलर्स के लिए आपको निफ्टी पर भी एक्शन बनते हुए दिख सकता है। बैनलेस सर आई थिंक लगातार तीसरा या चौथा दिन है, कोई बदलाव नहीं है। वोडाफोन, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग ये भी एक्शन में है। अब थोड़ा डेटा समझाएं सर, स्पेशली जो ये एफआईएस की सेलिंग फिगर है, और उस पर फिर मेरा एक सवाल भी है, पर एक बार जरा ये डेटा दिखाएं। 5,500 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली और बड़ा आंकड़ा है। 3500 करोड़ की कैश में बिकवाली, 1775 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और उसके साथ 400 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स। तो 5,000 करोड़ की स्टॉक्स में बिकवाली बड़ी है, मतलब कमर तोड़ बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। और यही वजह कि आज ऊपर के लेवल पे मैं बिकवाली की राय भी दे रहा हूँ और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी दे रहा हूँ। और जब तक इसमें कोई कमी या बदलाव आता नहीं दिखे तब तक बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा, डेटा खराब है। आइए वायदा कारोबार में 17,300 के ऊपर आप खुलेंगे। 17,300 के कॉल्स पर दीप 64 लाख शेयर और उसमें से 37 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो 17,300 पर कॉल राइटर्स थोड़ा रिस्क पर आ जाएगा। लेकिन असली दिक्कत कॉल राइटर को तब होगी जब आप 17,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। आमतौर पर क्या होता है, जो लोग शॉर्ट करते हैं वो अगली 100 पॉइंट वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो पार होने के बाद नीचे वाले टेंशन में आते हैं। यस सर। तो जिसने 17,300 का कॉल बेचा है वो 17,400 पार होने के बाद टेंशन में आता है। जिसने 17,400 पे कॉल बेचा है वो 17,500 पार हो, नहीं तो 100 पॉइंट तक है ना वो इंतजार करते हैं, देखते हैं ना, हाँ मतलब आएगा ना नीचे, ऐसा वो मन में वो रहता है। सो 17,300 पार करेंगे, थोड़ा तनाव होगा, लेकिन 17,400 पार करने के बाद तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर हम वो कर पाएँ तो। और 17,400 पार करना भी इतना आसान नहीं कि वहाँ भी 63 लाख शेयरों का है, तो दोनों ही 300 और 400 पर 63-64 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो ऊपर में कॉल राइटिंग तगड़ी होकर रखिए, शॉर्ट कवरिंग है और वो शॉर्ट कवरिंग आपको ऑलरेडी 100 पॉइंट ऊपर दे रही है ना। 17,220 पर आप बंद हुए,
300 325 पे खुल जाएंगे तो जो बेसिक शॉर्ट कवरिंग होनी है वो वहाँ हो जाएगी। एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको 17,400 के ऊपर ही मिलेगी, ये ध्यान रखिए। तो आज के लिए फिर रेंज जो हो जाएगी नीचे 17,200, ऊपर 17,400 और बीचों बीच 17,300 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर, एक तरह से निर्णायक लेवल के तौर पर। और इसलिए आपको जो तेजी गिननी है आज वो 17,300 के ऊपर से गिननी है। 80 पॉइंट आप मजबूत हो जाएं तब भी आप ये मान के चलिए कि मैं न्यूट्रल हूँ। 17,301 से तेजी गिनना शुरू कीजिए, ये डेटा बता रहे हैं। बैंक निफ्टी 36,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटेगा। 37,000 मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है दीप। 37,000 के ऊपर खुलने की संभावना पूरी है। 200 पॉइंट ही वहां से हम नीचे बंद हुए हैं। 37,000 37,100 की रेंज आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। इसे पार करके अगर टिक गए तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और खतरनाक शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों? 37,000 के कॉल्स पर 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है और ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है अगर आप 37,100 के ऊपर टिक जाएं तो। तब 37,100 के ऊपर टिकने के बाद 37,200 37,300 ये शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 37,375 फाइनली एक वो ऐसा लेवल है जो बड़ी रुकावट का है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो आज बैंक निफ्टी के लिए 37,000 37,100 की रेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली होगी डेटा के लिए। क्लियर है सर, तो पूरा डेटा है और स्ट्रैटेजी भी आपके सामने है, वीकली एक्सपायरी भी है। तो नज़र रखते हैं आज के एक्शन पर। और आज एक्शन में एक चीज़ और स्पेशल है जो थोड़ी देर में अनिल जी आपको देने वाले हैं। यूजुअली इस समय पिक ऑफ द डे हम लेते हैं, बट आज एक और बढ़िया और बड़ी स्पेशल पिक आ रही है, पिक ऑफ द ईयर 2022 के लिए। उस पर भी अनिल जी की राय लेनी। पर सर उससे पहले आज जो IPO खुल रहा है, एक बार इस पर आपकी सलाह लेना चाहूँगा। कैसे देखना है सुप्रिया लाइफ साइंसेज के IPO को? सुप्रिया लाइफ साइंसेज इस IPO में पैसा लगाएं, बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है। कल हमने मैनेजमेंट से बात किया, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है और एक जो कॉम्बिनेशन में आमतौर पर देखना चाहता हूँ, एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ एनर्जी, एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों का जब मिक्स होता है ना, वो कंपनियां कमाल करती है। और जब दोनों में वो तालमेल बैठ जाए दो जनरेशन में, वाघ साहब जो सतीश वाघ साहब हैं वो फादर हैं और सलोनी जो उनकी डॉटर है, दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अपनी अपनी एनर्जी लेकर आते हैं। तो वो प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड 35 साल का है, 30 साल का बहुत बढ़िया है। तो एक अच्छे प्रोमोटर होने का फ़ायदा है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कभी कभी मैं कल भी ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, टू गुड टू बिलीव, कि मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग लेवल पर मार्जिन्स, और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है लोअर बेस पे, बहुत बढ़िया फ्री कैश फ्लोज हैं, है ना। एक्सपांशन जो कर रहे हैं अपने कैश फ्लोज से कर रहे हैं, उसके लिए ज़्यादा कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। ये बैलेंस शीट मजबूत है जो मैं देखना चाहता हूँ। इस सबके साथ जो बढ़िया काम किया है, इन्हें पता है कि इनकी साइज छोटी है और साइज छोटी होने की वजह से इन्होंने वैल्यूएशंस आकर्षक रखे हैं ताकि आपको लिस्टिंग पर पैसा बनाने का मौका मिले। फिर कहूँगा दीप, ये एक और IPO ऐसा हो सकता है जो लिस्टिंग पर दुगुना हो जाए, ये लिस्टिंग पर दुगुना हो जाए, क्योंकि उन्होंने वैल्यूएशन के लिए जगह छोड़े। एक सिंपल सा फॉर्मूला है दीप, मैं आपको बताऊँ, जो आपकी कंपनी का फेयर वैल्यूएशन है उससे 25-30% नीचे वैल्यू करो, बाकी 75% एक्स्ट्रा मार्केट दे देता है। ये प्रोमोटर्स को और लीड मैनेजर्स को समझना आना चाहिए कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ाया। वैल्यूएशन ऐसे नहीं बढ़ाया जाता जो स्टार हेल्थ ने कोशिश की कि मैं पूरा का पूरा आपसे ले लूं, करेक्ट, और ये मेरा फेयर वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन बढ़ाने का तरीका वो है कि अगर मेरा वैल्यूएशन ये है, मैं उससे 25-30% सस्ता दूंगा ताकि सबको अच्छा लगे, और तब मार्केट उससे कहीं ज़्यादा आपको रिवॉर्ड करता है, और ये सुप्रिया में होगा। तो कई बार है ना, बड़ी कंपनियों को भी छोटी कंपनियों से सीखना चाहिए। कई बार अनुभवी लोगों को भी कम अनुभवी लोगों से, मैं इसलिए आप जैसे यूथ और यंगस्टर्स के साथ में रहता हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें। सो सीखने के लिए ये हम सीख सकते हैं इन छोटी कंपनियों से, नो डाउट। उनका आप कह सकते हैं उनका कंपल्शन है, छोटी कंपनियां तो उन्हें वैल्यूएशन सस्ता रखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं। अगर थोड़ा और महंगा भी करते तब भी लोग पैसा लगाते जी। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये कंपनी है जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखती है। बिजनेस अच्छा है, API बिजनेस, और अच्छी बात एक और है, पिछले 3-4 साल का जो मैंने रिकॉर्ड देखा है, एक भी US FDA की तरफ से लव लेटर नहीं आया। हाँ, ये बड़ी बात है सर। नहीं तो कि इन API वाली कंपनियों में जब तब मतलब अमेरिकी FDA की वो वक्र दृष्टि, तीसरी आंख हमेशा इनकी तरफ नजर रहती है, कब खुल जाए पता नहीं, है ना। सो ये भी अपने आप में एक बढ़िया चीज़ है। अब नेगेटिव ऐसे ढूंढने जाएं तो है नहीं, लेकिन एक कहने के लिए कहूँगा साइज छोटी है, अनडाउटेडली है भी, छोटी साइज पर कई सारी कंपनियां अच्छी लगती है जी। वही, और एक सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ी जो है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, ये छोटी कंपनियों के लिए और नए प्रोमोटर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है वो यही है कि जब तक आप छोटे हैं तब तक आप बिजनेस को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। यस सर।
अलग तरीके से आप ग्रोथ दिखाते हैं। जब आपकी साइज बड़ी हो जाती है, जब आप पब्लिक हो जाते हैं, तो क्या वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव प्रमोटर्स में चाहिए, कंपनियों में चाहिए, वो आ पाता है नहीं। यही एक टेस्ट है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनने के लिए जो एक यात्रा है, जो होना चाहिए, वो कर पाएगी नहीं। वो थोड़ा चैलेंज, और नेचुरली एपीआई वाली ये पहली और आखिरी कंपनी नहीं है, 50 कंपनियां और लिस्टेड है, डीवी से लेकर नीचे तक सारी। तो वैसे तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन 2-3 प्रोडक्ट कंपनी के ऐसे हैं जिनमें इनकी लीडरशिप है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक अच्छा आईपीओ जिसमें पैसा लगाना चाहिए और अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। और कल एचपी एडिसिव की भी हम हाई रिस्क हाई रिटर्न की बात कर रहे थे, पहले दिन 2.5-3 गुना भर गया। बिल्कुल ऐसा है छोटे आईपीओ में, छोटी कंपनियों में ये एक इंटरेस्ट एक अलग तरह का रहता ही है। बिल्कुल सर, तो चलिए पैसा लगाइए, बड़े रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं लिस्टिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ये है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। पर आइए, अब जो स्पेशल पिक की बात चल रही थी, पिक ऑफ द डे नहीं, पिक ऑफ द मंथ नहीं, पिक ऑफ द ईयर 2022 स्पेशल अनिल जी की तरफ से। एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी सर आपने इसमें। दीप, ये स्टॉक है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी आज एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसमें प्रमोटर समीर गहलोत साहब लगभग 11% अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। ब्लैकस्टोन और कुछ और दूसरे फंड है, वो ये हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। और ये गेम चेंजिंग मोमेंट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए, इनके इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों है? देखिए, लगभग आधी हिस्सेदारी अपनी बेच रहे हैं, बाकी बची हुई आधी हिस्सेदारी वो 90 दिन तक नहीं बेच पाएंगे, वो लॉक इन पीरियड है। बिल्कुल, तो कम से कम 90 दिन तक आपको और फ्रेश सप्लाई नहीं आने वाली। दूसरा, ब्लैकस्टोन के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल रहेगा। तो अगर इन्हें बेचनी भी है तो ब्लैकस्टोन को ही बेचनी पड़ेगी, पहला ऑफर उन्हें करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ब्लैकस्टोन खरीदेगा भी। करेक्ट। सो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये हो सकता है कि समीर गहलोत साहब डी क्लासीफाई हो जाए प्रमोटर, वो एज ए प्रमोटर नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर प्रमोटर आपके फंड्स हो जाएंगे, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो जाएंगे, तो प्रमोटर में बदलाव होगा। और ये बदलाव इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा है। पहले मैं आपको है ना एक बार जल्दी से लेवल्स बता दूं जी, ताकि पहली चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से साल भर के व्यू के हिसाब से खरीद रहे हैं तो 225 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा साल भर के व्यू के लिहाज से। 225 रुपए के नीचे बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है। 400 से लेकर 600 रुपए, पहला छोटा टारगेट 400 रुपए का है, दूसरा 600 रुपए का टारगेट है। अगर आप साल भर के, यानी कि ये स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। बिल्कुल, ये 1 साल का है। लेकिन मेरा ये व्यू है, अगर ब्लैकस्टोन के पास कंप्लीट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल आता है और पूरी तरह से बाद में वो कंपनी चलाते हैं जो आपको 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर इस स्टॉक को आपको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके। और 3 से 5 साल का मेरा व्यू है 800 से 1000 रुपए का। वाह, तो कम से कम 5 गुना, 4 गुना, 5 गुना। आपको याद दिलाऊं, 2018 के हाई पे 1200-1300 रुपए स्टॉक ट्रेड कर चुका है। अभी भी अपने 2018 के हाई से सिर्फ 25% ट्रेड कर रहा है। सो और क्यों ट्रेड कर रहा है, वही सबसे बड़े कारण है। और उसमें सबसे बड़े कारण जो जिस वजह से ये इस स्टॉक पर मैं इतना बुलिश होकर अब राय दे रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि गहलोत साहब प्रमोटर से निकल जाएंगे, ब्लैकस्टोन आ जाएगा। ये एजम्पशन है जो होगा। ये इतनी स्टेक बेच के निकलने के पीछे कारण वही है। और मैनेजमेंट उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फंड्स के हाथ में होगा। वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, 0.8 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर एक से। आज ढंग की हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 1.4 से 1.8 बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है। और आईबुल हाउसिंग फाइनेंस जैसी साइज की कंपनी है तो वो दुगने पे ट्रेड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरी बात, जब प्रमोटर्स नए आ जाएंगे तो उसके बाद इसकी जो ये उधार लेते हैं, बोरोइंग कॉस्ट, फाइनेंस कंपनियों का बिजनेस ही है, उधार लो उधार दो, वो कॉस्ट बहुत तेजी से घटेगी। और वो 5% के आसपास भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। और अगर ज़्यादा रही तो ब्लैकस्टोन खुद पैसा डाल देगा कि हम 7-8-10% पे बोरो करें, उससे बढ़िया मैं डाल दूं। उनके पास पैसे की थोड़ी कमी है। बाहर के बाजारों में 0% ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, करेक्ट। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जैसे कम हुई तो तीसरी चीज जो होगी, इनकी कमाई तुरंत बढ़ेगी। जो आज 6-7 के पी मल्टीपल पर, आरओई पर ये कंपनी आज परफॉर्म करती है, 11-12 का आरओई आपके लिए आराम से आ सकता है। तो आपके लिए कमाई तेजी से बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने की वजह से। इसके चलते दी पी मल्टीपल का एक्सपेंशन होगा। जो पी मल्टीपल बाजार आज इनको दे रहा है, जो वैल्यूएशन दे रहा है, वो एक्सपेंशन होगा। तीसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पी फंड के साथ बहुत मजबूत होती है, बेहतर होती है, उसकी एक प्रीमियम मिलती है, वो मिलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट से कंपनी की री रेटिंग होती है। और एक आपको मैं एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिखाता हूँ, जिसपे मेरी रिसर्च टीम को भी मैं कहूँगा कि आप इस पर काम करिएगा। कुशल आशीष भी हमारे साथ है। जिन जिन कंपनियों के मैनेजमेंट चेंज हुए हैं, आप देखेगा मोस्टली जो अच्छी कंपनियां हैं, जिनके बिजनेस मॉडल अच्छे थे, वो मैनेजमेंट चेंज होने के 1 साल के अंदर वो कंपनियां 2 से 3 गुना हुई है भाव के लिहाज से।
2 से 3 गुना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी आप लगाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लैकस्टोन ने एम्फेसिस लिया है और ब्लैकस्टोन का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कंपनी वो लेते हैं वो 8 से 10 साल में वो कंपनियों के भाव 8 से 10 गुना होते हैं, यानी कि लगभग हर साल डबल। यस सर, ये ट्रैक रिकॉर्ड है ब्लैकस्टोन का। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है चेंज ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से हो सकता है आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉफिट बुकिंग आए। आज के लिए टारगेट अगर आपको चाहिए तो 290 का पहला टारगेट है, 305 का दूसरा टारगेट है, और आज के लिए जो डे ट्रेडर्स हैं वो 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये डे ट्रेडर के लिहाज से नहीं, ये एफएनओ के लिहाज से भी नहीं, बैन में भी रहता है हमेशा। आप इसको सिंपल थोड़ी बहुत डिलीवरी लेके छोड़ दें, बस दिमाग में लगाएं। अब वो 260 में मिलता है, 80 में मिलता है, 300 में मिलता है, 350 में मिलता है। अगर आपके नीचे आए 50-75 रुपए तो और ऐड करके इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में छोड़ दें 3-5 साल के लिए। 3-5 साल भूल जाएं, तभी पैसा बनेगा, तभी पैसा बनेगा। क्लियर है सर। तो चलिए, पिक ऑफ द ईयर आपके लिए है इंडिया बुल्स हाउसिंग। ट्रेडिंग के टारगेट्स भी हैं आपके पास, पोजिशनल टारगेट्स भी हैं, और लॉन्ग टर्म निवेशक अगर आप खरीद कर रख सकते हैं अपने पास तो खरीद कर चले। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस पर रखनी है आपको नजर। बाकी इंडिया बुल्स ग्रुप स्टॉक से जुड़ी कंपनीज भी आज फोकस में आपको आती हुई दिख सकती हैं। आइए फिर आज के और खबरें और आईपीओ अपडेट्स, साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी जान लेते हैं। मानसी, कुशल और आशीष हैं तैयार। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सफायर फूड्स एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन जो है वो आज खत्म हो रहा है, इस पर नजर रखें। आज वित्त मंत्री प्री बजट कंसल्टेशन शुरू करने जा रही हैं। इंफ्रा फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों के साथ बातचीत करती हुई दिखेंगी, तो ये भी एक इवेंट है। इसके अलावा 2 आईपीओ अपडेट्स हैं। एचबी एडिसिव्स पहले दिन 3.4 टाइम्स भरता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल हिस्सा जो है 19 टाइम्स भरा है। प्राइस बैंड 262 से 274 का है। इश्यू साइज जो है 126 करोड़ का है। डेटा पैटर्न्स आईपीओ दूसरे दिन करीब 8 टाइम्स भरता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल हिस्सा 12 टाइम्स और एनआई हिस्सा 5 टाइम्स भरा है। प्राइस बैंड 555 से 585 का है। इश्यू साइज जो है 588 करोड़ का है। तो आईपीओ अपडेट्स और ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो आईपीओ अपडेट्स हैं आपके लिए और ट्रिगर्स भी। खबरें भी जानते हैं कुशल के साथ। मॉर्निंग, बताएं कुशल। मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज के आईपीओ अपडेट हैं। यहाँ पर आखिरी दिन 52.6 टाइम्स ये भरकर बंद होता हुआ दिखा था, जहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन 5.2 टाइम्स हुआ है, एनआईए पार्टिसिपेशन 85 टाइम्स होता हुआ दिखा है। कुल आईपीओ का जो साइज है वो करीब 1398 करोड़ रुपए का था। साथ ही पावर ग्रिड 7 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है, जिसमें 3 रुपये प्रति शेयर जो है वो स्पेशल डिविडेंड के रूप में आया है। सन फार्मा यहाँ पर सब्सिडरी को एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की जेनरिक वर्जन के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। यूएस में इसका जो मार्केट है वो करीबन $136 मिलियन का है। साथ ही डायग्नोस्टिक शेयर्स जो हैं वो आज फोकस में रहेंगे। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, थायरोकेयर जैसे स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य विभाग हैं उनकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उन्होंने रैपिड आरटीपीसीआर टेस्टिंग की जो प्राइस है उस पर कैपिंग लगा दी है, और इस बारी अब जो 3900 रुपीज़ में पहले होती थी टेस्टिंग रैपिड आरटीपीसीआर की, अब वो कैपिंग 1975 रुपये प्रति आरटीपीसीआर टेस्ट कर दिया गया है। साथ ही बीएससी लिमिटेड फोकस में रहेगा, क्योंकि बीएससी ने जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ईजीआर और आईआईबीएक्स को बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। ईजीआर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स है। साथ ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, इनफैक्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं यहाँ पर फोकस रखेगा, क्योंकि शेड्यूल पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक गवर्नमेंट एजेंसी बैंक बन सकेंगे, तो यहाँ पर इस वजह से फोकस रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आरबीआई ने पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक को गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस को मंजूरी दे दी है, तो यहाँ पर इस वजह से ये सारे के सारे काउंटर्स जो हैं फोकस में रहेंगे। तो ये हैं आपके लिए कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। खबरें आज कुछ और भी हैं जहाँ पर आपको रखनी है नज़र, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं। पर ब्रोकरेज रेडार, ब्रोकरेज एक्शन आज क्या कह रहे हैं ये भी एक बार जान लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज ब्रोकरेज हाउस का फोकस पूरी तरीके से फार्मा कंपनीज पर ही है। फार्मा कंपनीज पर अधिकतर रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए सन फार्मा, यहाँ पर एम्फोटेरिसिन इनकी जो दवा है इसे यूएस एफडीए से जो अप्रूवल मिला है, इसके बाद सिटी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1000 रुपये के लक्ष्य के लिए 775 जो है कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 895 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा बर्नस्टीन, यहाँ पर देखिए ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं फार्मा कंपनीज पर। सन फार्मा पर इनका जो व्यू है वो ओवरवेट का है, 901 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं। सिप्ला पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 995 रुपये के लक्ष्य के लिए। ऑरबिंदो फार्मा पर न्यूट्रल की राय दी है, 693 जो है कल की क्लोजिंग है, 848 रुपये का लक्ष्य दिया है।
एबिट इंडिया पर लंबे समय से बेरिश हैं, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 18,257 की जो है कल की क्लोजिंग है। 14,330 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4,600 कल की क्लोजिंग है। 5,034 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। लुपिन पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1,110 रुपये के लक्ष्य के लिए। बायोकॉन पर न्यूट्रल की राय 326 का लक्ष्य है, हालांकि 375 ही कल की क्लोजिंग है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर दिखे तो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 3,540 कल की क्लोजिंग है, 3,931 का लक्ष्य दे रहे हैं। अल्केम लैब्स ये अंत में आखिरी जो फार्मा कंपनी पर इनकी कवरेज है, जहाँ पर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 3,354 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में टीवीएस मोटर्स, कल इन्होंने BMW के साथ जो पार्टनरशिप का ऐलान किया ईवी प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसके बाद भी अगर आप देखें तो सिटी की राय नहीं बदली है। मान रहे कि इनका जो iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसके स्पेसिफिकेशन दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले कमज़ोर हैं, इसके लिए अभी भी बिकवाली की राय दे रहे हैं। 674 जो है कल की क्लोजिंग है, 540 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से करने का, मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। बंसल जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे से पहले एक तो अनिल जी आपकी येलो टाई मतलब एकदम चमक रही है, और साथ में अनिल जी आज आशीष भी काफी चमक रहे हैं। टाई भी काफी अच्छी लग रही है आशीष की, और ये जो जेल वेल यूज करा है, अगर आशीष कंफर्टेबल हो तो पर्सनली शेयर करना कि कौन से ब्रांड का जेल यूज करा है। हेयर जेल भी काफी अच्छा लग रहा है। मैं आज और जो मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है, पिक ऑफ द डे है, दो करेक्शन। पहले तो ये कि टाई येलो नहीं है, ये गोल्डन है। हाँ, येलो इतना नहीं चमकता, गोल्डन चमकता है, तो इसको गोल्ड मानो आप, मतलब थोड़ा और अपग्रेड हो जाएगा। दूसरा, जहाँ तक आशीष के जेल का सवाल है, तो आज शाम को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आशीष जो भी आप जेल वेल यूज करें उसका एक पैकेट या फिर एक गिफ्ट रैपिंग में अच्छे से करके देना। तो ऐसे ही है, गिफ्ट रैपिंग का थोड़ा और खर्चा करें तो उनको फीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं आपके लिए लेते आऊँगा, चिंता न करें। बंसल जी, सही वक्त पर आपने आशीष से तोहफा मांग लिया। अब बताएं आप पिक ऑफ द डे। अनिल जी, मेरा तो कैश सेगमेंट का पिक ऑफ द डे है। 2 दिन से कैश सेगमेंट के स्टॉक दे रहा हूँ। दावत और गति के बाद आज लाया हूँ GMDC। काफी लोगों की GMDC पे नजरें हैं, काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो GMDC में 71.5 71 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। 80 रुपीज 80 रुपए पहला लक्ष्य है, 85 रुपए 85 रुपीज दूसरा लक्ष्य है, और GMDC है मेरी ओवरवेट वाली पिक ऑफ द डे। ओके, GMDC में करें खरीदारी, बंसल जी की राय। अविनाश जी, सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो शेयर मुझे आज पसंद है वो बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक है। मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक ने अभी थोड़ी सी शुरुआत की है आउट परफॉर्मेंस की तरफ, लेकिन पिछले 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो Q2 के नतीजे के बाद स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट अभी रिसेंटली इनके चीफ एग्जीक्यूटिव राजीव आनंद ने बहुत अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि डबल डिजिट लोन बुक ग्रोथ आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ICICI बैंक को कंपेयर करें तो एक्सिस बैंक एक लगाड़ था, लेकिन अभी जिस प्रकार के नंबर्स Q3 में आएंगे और जिस प्रकार का सेकंड हाफ का आउटलुक दिख रहा है एक्सिस बैंक के लिए, हमको लग रहा है कि काफी बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड अभी इस लेवल से बन सकता है। स्टॉक करीबन 710-712 पे मिल रहा है। मुझे लग रहा है काफी अच्छी लेवल है एंट्री करने के लिए। और अगर कोई 6 to 8 मंथ्स का नजरिया रखता है तो 850-860 का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार के IPOs आ रहे हैं, वहां पे एक्सिस बैंक एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर है, तो उसका भी फायदा बैंक को जरूर मिलेगा। तो मेरी तरफ से एक्सिस बैंक फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 860। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक जिस पर रखनी है नजर। नजर रखते हैं कुछ और काउंटर्स पर जो आज आपको रिएक्शन करते हुए दिखाएंगे। अविनाश जी, पेटीएम को ट्रैक करते हैं सर आप? लिस्टिंग के बाद ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग रहा है, और कल एंकर बुक का लॉक इन खत्म हुआ तो और फर्दर सेलिंग आई। लास्ट टाइम ये 1300-1400 के लेवल से स्टॉक में रिवाइवल आया था। इस समय भी वैसा पॉसिबल है या फिर अब थोड़ा और दबाव दिख सकता है काउंटर पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि पेटीएम की अगर हम बात करें तो बढ़ने के लिए इनके लिए काफी लंबा रास्ता है। हालांकि इनके जो नवंबर के नंबर्स आए थे, ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू प्लस जो लेंडिंग ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, वो काफी बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमको लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली अवेट करेगा कि ये स्टार्टअप कंपनी है, तो कितना जल्दी ये ऑपरेटिंग इबिटा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अभी तो कंपनी ऑपरेटिंग इबिटा लेवल पे भी नेगेटिव है, इनफैक्ट नेट लॉस वाली कंपनी है।
और आईपीओ के जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने 2150 में शेयर डाले, उनके लिए शायद थोड़ा सा लंबा समय वेट करना पड़ेगा। मेरी राय में अगर 1200-1250 तक ये स्टॉक आता है तो थोड़ी बहुत खरीदारी हमको करनी चाहिए। हालांकि इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक में बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड फिनटेक है। तो लंबी अवधि के लिए 1200-1250 के लिए अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, 1200-1250 लास्ट टाइम भी उन्हीं लेवल्स के आसपास से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया था, तो थोड़ी और अगर गिरावट आती है तो इस पर आप नज़र डाल सकते हैं। बट फिलहाल पेटीएम पर रखनी है नज़र, और नज़र आपको रखनी है सफायर फूड्स पर भी, क्योंकि इसका आज एंकर लॉक इन खत्म होने वाला है। तो ये एक और काउंटर है जो फोकस में आते हुए आपको दिख सकता है। काफ़ी सारे आईपीओज चल रही हैं, तो एंकर लॉक-इन्स भी आप देखेंगे आने वाले कुछ समय में भी कुछ और एंकर लॉक-इन्स खत्म होते हुए दिखेंगे। पावर ग्रिड, बंसल जी इस पर राय दें। 7 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में रहा है जब से ये डिविडेंड की खबर भी आई थी। क्या राय देते हैं अब चार्ट्स पर खबर आने के बाद? दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी की राय है। टेक्निकली एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिन स्तरों पे चल रहा है अगर ये 203 204 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे लेवल्स हैं खरीदने के लिए। नीचे में 198 199 एक अच्छा सपोर्ट है, और टेक्निकली मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 228 230 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो पावर ग्रिड पे खरीदारी की राय है। ओके, 228 230 के लेवल्स के लिए पावर ग्रिड पर करनी है खरीदारी। अच्छा बंसल जी, जरा एक बार सन फार्मा पर भी अपनी राय दें सर, क्योंकि एक इंजेक्शन के लिए इन्हें मंजूरी मिली है लाइपोसोम के, और इसके जेनेरिक वर्जन को यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। $136 मिलियन की अपॉर्चुनिटी है, तो काफ़ी डिसेंट साइज अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर 775 पर सन फार्मा? देखिए दीपांशु, चार्ट देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। कल यहाँ जहां तक मैं रिमेंबर कर रहा हूँ किसी की खरीदारी की राय भी आई थी। 760 760 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है। ये स्टॉप लॉस होना चाहिए जिन्होंने खरीदा हुआ है, और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी 760 का स्टॉप लॉस है। टेक्निकली पहला टारगेट 795 से लेकर 797 का जोन बैठता है। ओके, 795 से 797 का जोन बैठता है। सन फार्मा पर रखनी नज़र। वागले साहब की कल क्लोजिंग शो में यहाँ पर आपके लिए कॉल भी आती हुई दिखी थी। वागले साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो एक बार इस कॉल का रिवीजन भी हम ले लेंगे। पर अविनाश जी, सन फार्मा पर आपकी राय? मुझे मालूम है 2 दिन पहले जब लुपिन की खबर आई थी तब भी आपसे चर्चा हो रही थी। सन फार्मा कैसा दिख रहा है? क्योंकि बाजार में एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से लुपिन का यूएसएफडीए इशू कम टाइम में रिजॉल्व कर दिया गया, जो बाकी कंपनीज के यूएसएफडीए इशूज हैं वो भी जल्दी रिजॉल्व होते हुए दिख सकते हैं, शायद ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। तो सन फार्मा पर कोई राय आपकी अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में डेफिनेटली जो रुझान है वो पॉजिटिव है, और ये जो न्यूज़ फ्लो आया है, ये नया फंगल इन्फेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली आपको FY22 के 4th क्वार्टर में अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, Q2 में मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी उनके स्पेशलिटी बिजनेस पे, और मुझे लग रहा है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में अभी भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर किसी को खरीदना है तो मैं समझता हूँ अगले 6 से 12 महीने में अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल सकती है। तो सन फार्मा डेफिनेटली वेल पोजिशनड है। बिजनेस भी काफी लेस वोलेटाइल है। यूएस एफडीए रिलेटेड भी कोई इश्यूज नहीं है, और ये जो नए प्रोडक्ट्स के ट्रिगर्स है ये भी आने वाले साल में यानी FY22-23 में प्ले आउट होंगे। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है। अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर आए। आइए हमारे कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। लेते हैं पिक ऑफ द डे किरण जी से। किरण जी बताएं। जी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा भी स्टॉक ऑफ द डे पहले सन फार्मा ही था, पर इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। तो मेरा मानना है कि और एक काउंटर जो मेरे नजर में है वो है पीआई इंडस्ट्रीज। कल दोपहर के वक्त इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, और ये थोड़ा सा 2 से 3 दिन का व्यू लेके चलना चाहिए। आज थोड़ा सा करेक्टिव रैली भी देखने को मिल सकती है। बाजार सुधरते हुए भी उल्टा थोड़ा सा चल सकता है, पर नीचे में बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो बाय करना है पीआई इंडस्ट्रीज लगभग 3040 3020 के लगभग 3000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 2 से 3 दिन का व्यू लेते हैं तो 3250 3300 के लेवल देखने को मिलेंगे। यानी इधर से 150 से 200 रुपए का अपसाइड है, और नीचे में आपका सपोर्ट बहुत नजदीक है, स्टॉप लॉस नजदीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत बेहतरीन ये ट्रेड सेटअप बनता है, पर 2 से 3 दिन का व्यू रखना चाहिए। ओके, 2 से 3 दिन के लिए पीआई इंडस्ट्रीज, और एकदम टाइमली किरण जी ने अपनी पिक चेंज कर दी सन फार्मा से पीआई इंडस्ट्रीज। तो किरण जी कैसे कर लेते हैं आप?
क्या आप पहले से तैयारी करके आते हैं कि 2 पिक लेके आऊँ, 3 पिक लेके आऊँ, अगर एक किसी ने कवर कर ली तो मैं दूसरी दे दूंगा, या फिर आप बहुत इतना मतलब एकदम स्किल्ड स्मार्ट हैं कि 1 सेकंड में, जब तक अविनाश जी बोल रहे हैं तब तक खटाक से मेरी दूसरी पिक तैयार है? राज बताइए। अनिल जी, तो आपने जो अगर कहा है मुझे स्मार्ट, तो मैं तो कहूंगा मैं स्मार्ट हूँ ही, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। वैसा भी बात तो सही है, खुद की बड़ाई यहाँ खुद को ही करनी पड़ती, कोई दूसरा आता नहीं है। मतलब इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, हु एल्स वुड डू? करेक्ट, करना ही है ना। हाँ। हाँ, तो इस मामले में ना सबसे बढ़िया आदमी कौन है? अनिल कपूर। अनिल कपूर साहब जितना खुद को प्यार करते हैं और कोई नहीं। तो बिल्कुल किरण जी आप सही जा रहे हैं, आप स्मार्ट हैं, बहुत ही बढ़िया। वक्त पर आपने एकदम यू टर्न ले लिया। बिल्कुल यू टर्न भी कैसे लिया किरण जी ने, जैसे ना वो पुणे के ऑटो है ना, जो बिना सिग्नल दिखाए यू टर्न देता है, बिना हाथ दिखाए टमटम। हाँ, पुणे में जो टमटम है बिना इंडिकेटर दिए एकदम यू टर्न ले लेते, एग्जैक्टली वैसा यू टर्न हुआ है। बढ़िया। पीआई इंडस्ट्रीज, सुमित जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे M&M यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर एक अच्छा मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक एक करेक्शन के बाद जस्ट मूव स्टार्ट किया है, तो एक अच्छा मूव अब यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 835 के स्टॉप लॉस से M&M के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ऊपर में 865 रुपए से लेके 870 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, तो M&M में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। M&M कल भी ये मोमेंटम में आ रहा था काउंटर, और अविनाश जी ने तो कई बार रेकमेंड भी किया है फंडामेंटल बेसिस पर, तो नजर रखिए। टेक्निकली भी M&M यहाँ पर आपको खरीदारी के संकेत दे रहा है। ऑटो स्टॉक्स पर भी आज रखनी है नजर, क्योंकि ईवी स्पेस में काफी कंपटीशन बढ़ते हुए दिख रहा है। TVS ने कल टाई अप करा है BMW के साथ अपनी ईवी ऑफरिंग बनाने के लिए, उस पर आज कुछ इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपको आती हुई दिखी हैं। हालांकि ऑलराउंड पॉजिटिविटी नहीं है। सिटी तो कह रहा है कि बिकवाली करिए 540 के टारगेट के लिए। हालांकि ये BMW पार्टनरशिप अच्छा डेवलपमेंट है, पर इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है। अविनाश जी क्या राय रखते हैं TVS पर? तैयारी कर रहे हैं ये ईवी के लिए, पर जो राय बन रही है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन जब भी ईवी में आएगा वो 2 व्हीलर स्पेस में ही आएगा। कल से ओला के जो 2 व्हीलर स्कूटर है इलेक्ट्रिक, उसकी भी डिलीवरी शुरू हो गई है, तो कैसे देखना चाहिए सर इस स्पेस को, और स्पेशली 2 व्हीलर काउंटर्स पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए 2 व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंटरेस्ट है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, और मुझे लग रहा है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स जो आईसी इंजन्स बनाते थे 2 व्हीलर्स के सेगमेंट में, अभी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे उतनी ज्यादा वैरायटी और ऑप्शंस कस्टमर्स को मिलेंगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्जिन में जरूर इनको थोड़ा सा हिट जरूर लगेगा। क्योंकि अभी भी अगर कंसेशंस की बात करें तो अभी भी गवर्नमेंट ने कोई बड़ा कंसेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अनाउंस नहीं किया। हालांकि टैक्स कंसेशंस थोड़े से बायर्स के लिए अनाउंस किए, तो मेरे ख्याल से आपको देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, कितना ड्यूरेबल है। ओला का भी जो 2 व्हीलर कल से लॉन्च होने वाला है, मैं समझता हूँ कि काफी बड़ी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 10 लाख व्हीकल्स की बुकिंग हो चुकी है। तो ये कितने ऑन रोड पे ड्यूरेबल चलते हैं, कितना इनका पब्लिक रिसेप्शन है, इसके बाद आपको एक अंदाजा आएगा कि कौन सी व्हीकल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रीव्स कॉटन की जो व्हीकल है एथर, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि ये काफी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड हो चुका है, और मुझे लग रहा है अगर किसी को निवेश भी करना है तो काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे ग्रीव्स कॉटन है। तो बाकी सारे कंपनीज में भी डेफिनेटली एक्शन रहेगा, बट मेरे ख्याल से अर्निंग्स और रिजल्ट्स आने के लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर्स को वेट करना पड़े। 1-2 क्वार्टर वेट करते हैं, आने दीजिए ये डेवलपमेंट, और उसके बाद समझेंगे कैसा होगा इसका इम्पैक्ट। बट डेफिनेटली ये एक स्पेस है जहां पर रखनी है आपको नजर रखनी है। डायग्नोस्टिक काउंटर्स पर भी, क्योंकि रेट्स फिर से घटा दिए गए हैं। पहले होम टेस्टिंग और हॉस्पिटल टेस्टिंग के रेट्स घटाए गए थे, अब एयरपोर्ट्स पर जो रेट्स होते हैं 4000 का पहले का भाव होता था, उसे आधा कर दिया है। 1975 की लिमिट रहेगी मुंबई एयरपोर्ट पर अगर आप RT-PCR रैपिड RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा कल हमने वीकनेस भी देखी कुछ काउंटर्स में, बट इतना ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। डॉक्टर लाल, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर अपनी राय दें। 3500 के करीब पैथलैब के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है, लेकिन स्टॉक के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट है 3300 3350 के आसपास बनेगा, तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक जैसे ही ऊपर में 3550 का लेवल तोड़ेगा तो एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, और फिर 3700 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में डॉक्टर लाल पैथलैब में देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर लाल पैथलैब पर भी रखनी है नजर, ये भी एक्शन में रहेगा। मेट्रोपोलिस, जरा इस पर भी एक बार राय ले लीजिए। बंसल जी, मेट्रोपोलिस के चार्ट जरा देखकर बताएं सर।
देखिए दीपांशु, मेट्रोपोलिस के अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो इसके एकदम पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर कोई भी करेक्शन है स्टॉक के अंदर 3280 के अराउंड चल रहा है, अगर नीचे में 3100 3150 के अराउंड मिलता है तो अच्छे स्तर हैं। नीचे से यहाँ पर बाइंग आती है और एक बार ऊपर में 3360 के लेवल टूटेंगे तो एक बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा। तो मेट्रोपोलिस पर भी रखिए नज़र, देखते हैं आज ट्रेड में किस तरह से ये काउंटर्स रिएक्ट करते हैं। थोड़ी नेगेटिव खबर है बट उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा बाजार के लिहाज से। अविनाश जी, एक राय बजाज फाइनेंस पर आपसे लेनी थी सर। मंडे को हमने देखा 2 डाउनग्रेड इस पर आए थे गोल्डमैन सैक्स CLSA की तरफ से। 3 दिनों में स्टॉक करीब 7-8% गेन्स भी गिव अप कर चुका है। क्या चल रहा है सर बजाज फाइनेंस में जो इतना नेगेटिव रिएक्शन? 3 दिनों से निफ्टी का टॉप लूजर रहा है ये काउंटर। देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से आई थिंक जो इनका ऐप और वॉलेट का जो लॉन्च है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है, उसलिए मार्केट्स में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आई है। बट मुझे लग रहा है कि अगर बिजनेस की फंडामेंटल्स देखे, इनकी लोन बुक ग्रोथ देखे, एसेट क्वालिटी देखे, तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को ये बात याद रखनी चाहिए कि बजाज फाइनेंस ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना ग्रोथ मोमेंटम पिछले 5-6 साल में मेंटेन किया है। अगर कोई पोर्टफोलियो के लिए इसको खरीदना चाहता है तो वीकनेस पे मुझे लग रहा है कि एक मौका मिल रहा है। डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया रखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी स्टॉक में रहे, लेकिन जब इनका ये वॉलेट लॉन्च होगा तभी मेरे ख्याल से ये एक फिनटेक कंपनी बन जाएगी जो ट्रेडिशनली एक लेंडिंग बिजनेस है। तो ये मेरे ख्याल से काफी बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए साबित होगा। हालांकि पहले 3-6 महीने इनके लिए जरूर चैलेंजिंग होंगे, लेकिन एक बार इनका ये जो फिनटेक का जो अप्रोच है वो अगर सेटल होता है तो इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इसमें मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव भी है। तो मुझे लग रहा है कि गिरावट में खरीदने का मौका है दीपांशु, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बिजनेस अभी भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी स्टॉक में रहेगी, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है जो मैं रेकमेंड करूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई अविनाश जी की तरफ से बजाज फाइनेंस पे। आइए, तैयार हैं पालविया साहब, लेते हैं पिक ऑफ द डे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी चंबल फर्टिलाइजर। कल के सेशन में भी स्टॉक में देखें तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखें तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 410 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। फ्यूचर के लेवल की बात करें 412 के आसपास क्लोजिंग थी, तो इसे बाय करने की सलाह रहेगी। और इसमें हमें लगता है कि जो मोमेंटम है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा आज के सेशन में। 418 से लेके 422 ये 2 टारगेट हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 408 के स्टॉप लॉस से चंबल फर्टिलाइजर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर खरीदारी करें आप, ये है पालिया साहब की राय। आइए वागले साहब से भी ले लें उनका पिक ऑफ द डे, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे सन फार्मा है, जो मैंने कल दोपहर में बात करी थी। 777 का बंद है, मेरा 771 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 800-810 तक जाने के लिए तैयार है। 2 से 3 दिन का ये व्यू है और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। ओके, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सन फार्मा, पूरे डिस्क्लोजर के साथ खरीदारी करने की राय। और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हो तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ भी जाता है 800-810 के टारगेट के लिए। इस बीच अब ब्लॉक डील्स का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन ये याद रहे कि जो ब्लॉक डील होगी 11% इक्विटी की, वो होगी अलग स्पेशल ब्लॉक डील विंडो में, जहाँ पर उसका भी मैं आपको नियम समझा दूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ब्लॉक डील विंडो जो है ये स्पेशल विंडो 2 बायर और सेलर के बीच में ट्रेड मैच करने के लिए 9:15 से 9 बजे के बीच में खुली रहती है। इसकी खासियत क्या है, जिस भाव में स्टॉक बंद हुआ है कल, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग 264 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ है, तो 1% नीचे या 1% ऊपर इस रेंज में ही ट्रेड हो सकता है। इसकी एक और बड़ी खासियत है, इस रेंज में इस ब्लॉक डील विंडो में ट्रेड होने पर लीकेज की प्रॉब्लम जो आमतौर पर होती है जब ब्लॉक डील में, वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी दोनों एग्जैक्टली मैच करेगा बायर और सेलर का, तो ही ट्रेड होगा। समझिए किसी ने 265 रुपये में खरीदने का डाला है और सेलर 262 में है, तब भी ट्रेड मैच नहीं होगा। मैच तभी होगा जब आपकी क्वांटिटी और प्राइस दोनों एग्जैक्ट मैच करें। सो ये इसलिए इस ब्लॉक विंडो की शुरुआत हुई और उस ब्लॉक विंडो का ये फायदा होता दिख रहा है। फिलहाल जो आ रही है खबरें उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद डील होती हुई दिख रही है। हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ 3 करोड़ 64 लाख शेयरों का सौदा हो चुका है 262 रुपये 35 पैसे में। जी हाँ,
3,64,00,000 शेयर बदल चुके हैं। आइए इसी डील पर खास तौर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक सेठी साहब और वरिंदर बंसल भी साथ में जुड़ रहे हैं। तो पहले एक बार जल्दी से सेठी साहब से इस पर व्यू लिया जाए। सेठी साहब, 3,48,00,000 शेयरों के सौदे हो चुके हैं, कुछ और सौदे भी होते दिख रहे हैं, दें अपनी राय इस बड़ी ब्लॉक डील के बाद। बिल्कुल अनिल जी, आपको अगर याद हो तो इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले 210 के लेवल पे इसी तरह की खबरों के एंटिसिपेशन में रिकमेंड किया था, वहां से जबरदस्त अपसाइड बनी है और आज ये जो डील हुई है एक गेम चेंजर है इस स्टॉक के लिए। बिकॉज जो आज तक इस कंपनी के साथ जो दिक्कतें थी वो करंट प्रोमोटर्स को लेके थी, और अब जब ये 11.9% स्टेक बेच के वो एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के रूप में समीर गहलोत इसमें बने रहेंगे थोड़े कुछ क्वार्टर तक या कुछ महीनों तक, और बाकी अब ये जो भी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है, जैसे नाम आ रहा है ब्लैकस्टोन का जो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर और भी ग्रुप हो, नोमुरा का भी नाम आ रहा है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या कार्लाइल, तो बट ये जो भी आएंगे मुझे लगता है उससे बिल्कुल कंपनी की रीरेटिंग होगी। ये जो कंपनी है बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, और दिक्कतें थी इनके होलसेल लोन एक्सपोजर पे, तो वो भी इन्होंने कुछ कम किया है। और फिर हमने देखा पिछले कुछ महीनों पहले एचडीएफसी के साथ भी एक को लेंडिंग का इन्होंने पार्टनरशिप किया, और जब एचडीएफसी किसी कंपनी के साथ जुड़ी है तो जो एक कंपनी के बिजनेस मॉडल या क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो हमको मानना चाहिए। और उसके अलावा भी जब जब इस तरह की प्रोमोटर्स चेंज या मैनेजमेंट चेंज हुआ है किसी भी इस तरह के कंपनी में, जैसे हमने हाल ही में एग्जांपल देखा पूनावाला फिनकॉर्प का, जो कि मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से पहले जानी जाती थी, जब आदित्य पूनावाला जी ने वहां पे अपनी स्टेक बढ़ा के आज अब उस कंपनी का देखिए 3 गुना हो गया वो स्टॉक पिछले 6-8 महीने में इस डील के बाद। फिर हमने जी में भी देखा, जिस दिन ये खबरें आई एक बेहतरीन तेजी बनी। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए, और भी कई सारे अच्छे नाम इस कंपनी के साथ हाल ही में जुड़े हैं, जैसे जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर एस मुंद्रा, वो आज एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस कंपनी के। फिर आपके फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया जिनका नाम दीनबंधु मोहपत्रा, वो भी एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनसे जुड़े हैं। तो ऑल इन ऑल बड़ा पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है आज ये स्टॉक अगर इन ब्लॉक डील के आसपास मिलना तो नहीं चाहिए, अगर मिलता है तो बिना कुछ सोचे समझे इट वुड बी अ ब्लाइंड बाय, जस्ट स्टे पुट विद द स्टॉक। आप 6 महीने 9 महीने साल भर के लिए इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहे। और अनिल जी, आप थोड़ी देर पहले मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, आपने इस स्टॉक को पिक ऑफ द ईयर के रूप में दिया है, मैं आपके साथ हूं। द स्टॉक शुड इफ एटलीस्ट कंजर्वेटिवली डबल इन द नेक्स्ट 1 ईयर। चलिए, तो बड़े टारगेट है। आइए सेठी साहब बने रहें। इस बीच हमारे साथ वरिंदर बंसल भी जूम पर शामिल होने के लिए तैयार हैं, थोड़ी देर में उनसे भी हम पूछेंगे। एक बार जल्दी से शॉर्ट टर्म टेक्निकल लेवल्स ले लिए जाए। सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और आज के लिए टेक्निकल चार्ट्स पर बताइए क्या राय बनती है। अनिल जी, ये स्टॉक जब पिछले कुछ दिनों से बैन में चल रहा था तब भी हमने इसमें बाय दिया था और कहा था कि कैश में बाय करके होल्ड करें, स्टॉक में मोमेंटम आएगा। अब ये स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम आने वाला है और स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव दिखाने वाला है। कल की जो क्लोजिंग है 264 के आसपास है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ही कल का हाई निकलता है तो स्टॉक के अंदर पहला टारगेट बनेगा 285 से लेकर 290 तक का, और नीचे में सपोर्ट है 250 से 255 का, यानी यहां से इमीडिएटली ऊपर में 285 से 290 के टारगेट बनेंगे और 290 के बाद 325 के टारगेट। 290 के बाद 325 रुपये तक के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे, तो बड़े टारगेट 325 रुपये तक के आते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी संभावना है, देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में किस तरह से स्टॉक आगे रिएक्शन देता है। प्री ओपनिंग सेशन की तैयारी भी होती हुई दिख रही है और वरिंदर बंसल भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और सेठी साहब का भी इरादा यही है कि साल भर में डबल होने की ताकत रखता है। सेठी साहब, कोई शॉर्ट टर्म टारगेट्स? बिल्कुल अनिल जी, जिनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, या कल परसों, एक्चुअली परसों शाम को भी मुझे याद आया, ट्यूसडे शाम को बाजार आज और कल के शो में मैं होता हूं, वहां पे भी मैंने मेरी इंट्राडे या पोजिशनल पिक के तौर पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को रिकमेंड किया था। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही जल्दी ये 300-325 के लेवल्स तो शॉर्ट टर्म में ही आ सकते हैं। एंड यू नेवर नो, जी में जैसे हमने एक चाल देखी थी जब वो अनाउंसमेंट हुआ जी और सोनी के मर्जर का, उस तरह के कुछ चाल भी आज ही इसमें देखे जा सकते हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अनिल जी, ये स्टॉक आज 0.6 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड करता है, जबकि जो बाकी इसी साइज की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है कम से कम 1 से 1.5 गुना करती है। एचडीएफसी की तो बात छोड़िए, वो तो 3 गुना करती है। बट मुझे लगता है अगर वो भी करना हो तो यहाँ से 50 से 60% के अपसाइड तो बिल्कुल बनते हैं। 0.6 से अगर 0.1 वन टाइम बुक्स भी जाना हो तो दैट अमाउंट्स टू अराउंड 60-70% अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल्स।
और बाकी जिस तरह के बदलाव इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम में हुए हैं या बोर्ड में हुए हैं, फिर ये जो प्रोमोटर्स जो चेंज हो रहे हैं, डीम प्रोमोटराइज ये कंपनी हो गई, मुझे लगता है बड़े पॉजिटिव है। ओके, इस बीच ओमकारा रिसर्च से वरिंदर बंसल भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि पूरी तरह से वैल्यूएशंस और रिसर्च और आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं। तो वरिंदर, ये बताइए कि क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए आईबुल हाउसिंग की आपके हिसाब से, आपकी कैलकुलेशन से? सर, उससे पहले अगर मैं एक छोटा सा चीज बता सकूं कि इसमें क्या चेंज हुआ है बड़ा इंडिया हाउसिंग फाइनेंस में, तो सर इसमें जितना साफ सफाई होना था ना, मेरे हिसाब से लास्ट 4-5-6 साल से हो रहा है। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो AUM बोलते हैं वो कुछ 1,10,000 करोड़ था FY18 में, और अभी सर 64,000 करोड़ है। तो 45,000 करोड़ का बुक ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। आपको याद होगा सर, ये 3rd लार्जेस्ट NBFC होता था। अभी अगर पिरामिल और देवान हाउसिंग का मर्जर लगा लें तो वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो अभी भी ये चौथा या पांचवा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, आफ्टर HDFC, आफ्टर LIC, पिरामिल एंड मेरे ख्याल में इंडिया बुल्स चौथे नंबर पे आता है। सेठी साहब बोल ही रहे थे सर कि बुक वैल्यू इसका 350 रुपया है, अभी 0.6-0.7 पे ट्रेड करता है। वो उसमें मैं बाद में आता हूँ सर, बट इसमें 2 चीजें NBFC में बहुत जरूरी होती है। एक तो आपको बुक देखना कि बुक कितना साफ है, और दूसरा लायबिलिटी साइड देखना कि लायबिलिटी कितना स्ट्रांग है उसका। बुक में सर अगर आप 64,000 करोड़ का बुक भी बांधते हो, सबसे ज्यादा डर ये है कि भैया इसमें और कुछ कचरा ना आ जाए, कुछ और खराब ना आ जाए। सर इन्होंने कुछ एडिशनल बफर और एडिशनल प्रोविजनिंग की हुई है 3,500-4,000 करोड़ की, जिसका मतलब है कि यहां से बुक और खराब होना बहुत मुश्किल है। अगर हो भी जाता है तो भी इनके पास प्रोविजनिंग ऑलरेडी है कि उतना खराब नहीं होगा। जो भी इंक्रीमेंटल प्रोविजनिंग है सर, सारी की सारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आएगी, तो हमें मेरे ख्याल में डर नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ खराब होने वाला है ज्यादा बुक में इसका। दूसरा सर, आपको याद होगा जब इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो RBI ने, MCA ने, SEBI ने, सब ने इनकी बुक्स को ऑडिट किया था। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचरा दिखा है। मेरे हिसाब से सर आज एक फर्स्ट लेग कंप्लीट हो चुका है, जहां पे अराउंड 11-11.5% संगीत गहलोत ने बेच दिया है। उसका रीजन ये है कि अगर 10% से नीचे आ जाते हैं तो नाउ ही कैन अप्लाई टू RBI टू डीक्लासिफाई हिम एज अ प्रमोटर। पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया बुल्स का कोई भी प्रमोटर नहीं होगा और एक पूरे का पूरा प्रोफेशनल लेड मैनेजमेंट होगा। अभी ट्रिगर्स क्या है सर इसमें? एक तो ऑफ कोर्स ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें इनका नंबर किस तरीके से आते हैं। दूसरा सर, आगे जाके मैं देखना चाहूंगा कि लायबिलिटी साइड में किस तरीके से हो रहा है। आपको याद होगा जब पूनावाला ने मैग्मा को लिया था तो मैग्मा का कॉस्ट ऑफ फंडिंग कुछ 10-11-12% होता था, पूनावाला के लेने के बाद वो 6-7% रह गया। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि अभी कॉस्ट ऑफ फंडिंग नीचे आ जाए, आप लायबिलिटी साइड को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और सर, हु विल बी द फेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आगे जाके, ये बहुत जरूरी सवाल है। और आपको एक चीज और बता दूं सर कि ब्लैकस्टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द एंटायर रियल एस्टेट सेक्टर। आपको याद होगा पहले वो इंडिया बुल्स ब्लैकस्टोन होता था, बाद में जाके उसका नाम चेंज हुआ। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था वो ब्लैकस्टोन का था। तो ब्लैकस्टोन नोज इंडिया बुल्स ग्रुप इनसाइड एंड आउटसाइड। तो वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना सारे का सारा काम किया हुआ है। दे नो दिस ग्रुप फ्रॉम द लास्ट मेनी मेनी इयर्स। अभी सर वैल्यूएशन की बात करें तो अगर आप 1 बुक वैल्यू भी देते हो और कंजर्वेटिव हो कि चलो 1 बुक वैल्यू होना चाहिए, तो 350 रुपया से कहीं गया नहीं है। अगर आप बोलोगे हाँ भी इन गुड टाइम्स दिस कंपनी यूज्ड टू बी ट्रेडेड 2 टाइम्स, 1.5 टाइम कर दोगे तो 500 रुपया भी हो सकता है। बट 2 चीजें जो आगे जाके इसका वैल्यू डिस्कवर करेंगी वो होगा लायबिलिटी साइड किस तरीके से हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग किस तरीके से नीचे आ रही है, और दूसरा कि इसका फेस क्या होगा अभी, हु विल बी द फेस रनिंग दिस कंपनी गोइंग अहेड। कोई ब्लैकस्टोन से आएगा, कोई ब्लैक रॉक से आएगा, या कोई ADIA से आएगा, किस तरीके से बोर्ड फॉर्मेशन होगा, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी है। बट यहाँ से डाउनसाइड नहीं है सर, अपसाइड कुछ भी हो सकता है। I don't know whether this is a Z kind of a movement for India Bulls or not. I think that will be the most important thing to watch out. Absolutely. तो कुछ लेकिन जो कुछ भी है, अच्छा एक चीज तो क्लियर है वरिंदर की स्टॉक की डाउन साइड रिस्क अब काफी कम हो गई है, राइट? 100% सर, क्योंकि डाउन साइड रिस्क अभी कुछ नहीं है। बट अभी क्या है ना सर, आप तो टेक्निकल्स और मार्केट पोजीशनिंग को ज्यादा समझते हो मुझसे। तो मार्केट में सारे के सारे लोग इंडिया बुल्स की डील का वेट कर रहे थे, आज से नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो वो सारे के सारे एक बार ऊपर चढ़े हुए हैं। सो आई डोंट नो वेदर कि हम ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं कि नहीं आ सकती है। बट अगर किसी का भी 3 महीने का 6 महीने का होराइजन है तो आई थिंक कि हाँ भी इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इसने सर्वाइव कर लिया है, बुक कम कर दिया है, प्रोविजनिंग ज्यादा कर दी है। 1 बुक वैल्यू कहीं नहीं जाना चाहिए इस एंटिटी के लिए। तो 350 रुपया मुझे लगता है कि हाँ भी इस एंटिटी का होना चाहिए आगे जाके। तो अगर इन्होंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बोर्ड लेके आ गए, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का फेस लेकर आ गए, देन इसको अपसाइड वैल्यूएशन भी मिल सकता है।
बट यहाँ से जितना होता था कचरा, जैसे मैंने बोला सर, इसका बुक 45,000 करोड़, आप सोचिए ना सर, 45,000 करोड़ बुक ऑलरेडी कम हो चुका है, वो साफ सफाई हो चुकी है। सेबी ने, आरबीआई ने, एमसीए ने, सेबी ने, सबने ऑडिट कर दिया इसका बुक्स का, तो आपको और क्या चाहिए। तो ये है पूरा विश्लेषण जो वरिंदर बंसल और विकास सेठी साहब की तरफ से आपके लिए। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में 10% के ऊपरी सर्किट पर प्री ओपनिंग सेशन में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ये है आपके लिए राय।